ये मूवी ऐसी लड़की के बारे में होती है जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाती है। उसको जिससे लड़ना होता है वह उससे लड़ जाती है, लेकिन आखिरी में अपने दोस्त की मौत का बदला ले लेती है। उसे लड़की को किन किन कठिनाइयों से गुजरना होता है, यह देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंट बाय बैलरीना। यह मूवी शुरू होती है और हमें यहां पर मॉल में बताया जाता है, जो एक आदमी अपना मोबाइल चला रहा होता है और इतनी देर में कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उस मॉल में उस आदमी को मारने लगते हैं। उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर जितने भी पैसे होते हैं वह सभी ले लेते हैं। उसी मॉल में एक लड़की आती है और उस दुकानदार को जो सामान उसने लिया था उसके पैसे देती है, लेकिन वहां पर वह सभी गुंडे भी रहते हैं। दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं रहते हैं, तो वह लड़की उन गुंडों के बैग में से पैसे ले लेती है। इतनी देर में वह गुंडे उस लड़की को मारने लगते हैं। वह लड़की फाइटर होती है और इन सभी से फाइट करने लगती है और उन गुंडों को मार मार के बेहोश कर देती है। और इस लड़की का नाम होता है ओकजू। यह हमारी कहानी की मेन हीरोइन होती है और यह लड़की यह दुकानदार को पैसे देकर यहां से निकल जाती है और इसके घर पर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि डांस कर रहे होती है। इस लड़की का नाम होता है मिन्ही और यहां पर डांस करते करते इसका पैर टूट जाता है। रात को ओकजू को एक फोन आता है और वह फोन और किसी का ही नहीं, मिन्ही का होता है। दरअसल गाइस, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मिन्ही ओकजू को बोलती है कि हमें काफी टाइम हो गया है मिले हुए, तो क्या तुम अभी आ सकती हो? तो ओकजू हां कर देती है और उसके बाद वह अपनी गाड़ी निकालकर यहां से निकल जाती है। वह एक दुकान में जाती है और वहां से कुछ सामान लेती है। वह दुकान वाला भी ओकजू का पहचान वाला होता है। ओकजू मिन्ही के घर चली जाती है और बहुत देर से वह उसके घर की घंटी बजाती है, लेकिन वह नहीं खोलती नहीं है। बार बार बजाने के बाद भी नहीं खोलती है और ओकजू मिन्ही को फोन भी लगाती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती है। तो ओकजू को मिन्ही के घर के पासवर्ड मालूम थे, तो वह अंदर चली जाती है और वहां पर कोई नहीं होता है। जब वह एक और कमरे में जाती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उसमें जूते रखे हुए थे और एक लेटर भी रखा हुआ। ओकजू को लगता है मिन्ही मुझे सरप्राइज देना हथी है। उसे लेटर में कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। जब वह मिन्ही को फोन लगा रही होती तो उसका फोन बाथरूम में से आवाज आ रही होती है। तो ओकजू अंदर जाती है तो उसे मिन्ही की लाश दिखाई देती है और मिन्ही ने सुसाइड कर लिया होता है। ओकजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें ओकजू को टेरेस्ट पर दिखाया जाता है। ओकजू यहां पर बैठी बैठी यह सोच रही थी जब मिन्ही से पहली बार मुलाकात हुई थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ओकजू एक बेकरी में केक लेने के लिए जाती है। वहां पर दुकान पर मिन्ही होती है और जब केक ले रही होती है तो मिन्ही कहती है कि दुकान बंद हो गई है। जब यह जाने वाली होती है तो मिन्ही कहती है कि जल्दी से ले लो। फिर ओकजू केक पसंद कर लेती है और जब मिन्ही ओकजू से पूछती है कि ये केक किसके लिए ले जा रही हो, तो ओकजू कहती है कि मेरे लिए ले जा रही हूं, मेरा ही बर्थडे है। मिन्ही कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्या हम दोनों एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े थे? फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर ये खूब सारी बातें करते हैं और फिर से वापस से सीन चेंज होता है। वह हमें प्रेजेंट टाइम पर बताया जाता है, जो कि ओकजू बहुत ज्यादा ही दुखी होती है और यहां पर इसको पता चलता है कि वह लेटर किसी दूसरे ने दिया हुआ रहता है और उस लेटर में एक कोड लिखे हुए रहते हैं। तो यह अपने घर पर जाती है और उस कोड को सर्च करने लग जाती है। इसको उस कोड से एक खाने की डिश मिलती है। ओकजू उसी कोड से एक डिश ऑर्डर करती है। फिर ओकजू मिन्ही, इन दोनों ने पहली बार जब तस्वीर खिंचाई होती वह देख रही होती है और उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि वह किस तरह से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। मिन्ही के फोन से एक कॉल आता है। वह फोन ओकजू उठाती है, लेकिन वह बोलती नहीं है। उस फोन में से एक आदमी की आवाज आती है। वह बोलता है कि तुमको बहुत दिन हो गए, तुम मेरे पास नहीं आई हो और मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। कल तुम रात को 2 बजे ब्रिज के नीचे आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे दोस्त भी को भी मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। और वह फोन कट हो जाता है। रात को बताया जाता है कि ओकजू उसी जगह पर पहुंच जाती है और एक आदमी भी आता है, लेकिन उस आदमी को मिन्ही नजर नहीं आती है। तो वह आदमी मिन्ही को फोन करता है और वह फोन नहीं उठाती है। ओकजू जानबूझकर फोन नहीं उठाती है। वह आदमी यहां से चला जाता है। ओकजू उस आदमी का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाती है और सुबह होती है। वह आदमी उसकी कार के साथ उसके घर से निकल जाता है। तब ओकजू उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर जाती है
और उसके घर में माइक्रोफोन लगा देती है, जिसकी वजह से अगर वह किसी से बात करेगा तो उसे वह बात मालूम पड़ जाएगी। ओकजू को इस आदमी पर शक होता है कि मिन ही के सुसाइड करने के पीछे इसी आदमी का हाथ है। फिर वह उस आदमी के घर के एक और फ्लोर पर जाती है। वह थोड़ी आगे जाती है तो उसे एक अलमारी दिखाई देती है, तो वह उस अलमारी में देखती है। ओकजू को उस अलमारी में टप्पा टप वाला सामान दिखाई देता है। फिर वह एक और डोर में नीचे देखती है तो उसे बहुत सारी पेन ड्राइव दिखाई देती है। सभी पेन ड्राइव पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए रहते हैं। ओकजू को उसके दोस्त मिन्ही के नाम की पेन ड्राइव भी दिखाई देती है। वह पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में लगाकर देखती है तो उसको पता चलता है कि उस आदमी ने मिन्ही के साथ क्या क्या हैवानियत की है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी के सेकंड सीन में जब मिन्ही डांस कर रही होती है तब वह घबराई हुई रहती है। वहां पर वही आदमी होता है जो वहां पर ऑडियंस में बैठा हुआ रहता है, और उस आदमी का नाम होता है चॉय प्रो। यह आदमी एक ड्रग सप्लायर होता है और यह इस आदमी को ऐसी लड़कियों के साथ मजा करने में बहुत मजा आता है। फिर सीन चेंज होता है और चॉय प्रो को उसके घर पर बताया जाता है और ओकजू चॉय प्रो की बातें सुन रही होती है। चॉय प्रो किसी से बात कर रहा होता है। यह कह रहा होता है कि हमें अभी इतनी अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम कल एक क्लब में जाएंगे। ये बात ओकजू नोट कर लेती है। ओकजू मिन्ही की ड्रेस पहनकर उस क्लब में चली जाती है। वहां पर एक ड्रिंक ऑन ऑर्डर करती है और चॉय प्रो भी वहां पर होता है। जब ओकजू को चॉय प्रो दिख नहीं रहा होता है तब ओकजू चॉय प्रो को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है और वहां पर ओकजू चॉय प्रो से दोस्ती कर लेती है। चॉय प्रो ओकजू को कार में बिठाकर एक होटल में ले जाता है। वह होटल वाला चॉय प्रो से मिला हुआ रहता है और ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। ओकजू चॉय प्रो को एक ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर देता है और जो सभी लड़कियों के साथ में करता है वह ओकजू के साथ में करने वाला होता है। और चॉय प्रो ओकजू का वीडियो भी बना रहा होता है कि इसको फिर से ब्लैकमेल कर सके। लेकिन ओकजू यहां पर बेहोश नहीं होती है और उसने अपने हाथों में एक चाकू छुपा रखा था और वो चॉय प्रो पर हमला कर देती है। लेकिन वह चाकू चॉय प्रो के हाथ में घुस जाता है। चॉय प्रो भी एक फाइटर होता है और यह दोनों यहां पर लड़ने लग जाते हैं। ओकजू मौका देखते ही चॉय प्रो के मुंह में चाकू घुसा देती है और चॉय प्रो के मुंह के अंदर पूरा चिरा लगा देती है। जैसे ही ओकजू यहां से भागने वाली होती है कि इस होटल में जो आदमी काम करता है वह आदमी चॉय प्रो की मदद करने के लिए आ जाता है और वह शॉटगन से रिंग करने लग जाता है। ओकजू उससे भी मारकर उस कमरे से बाहर निकलती है कि एक और आदमी पेड़ काटने वाली मशीन को लेकर ओकजू के पास आता है। तब एक लड़की दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो उस आदमी का पैर कट जाता है और ये लड़की और ओकजू दोनों चॉय प्रो की लैम्बोर्गिनी लेकर यहां से भाग जाते हैं और रेस्टोरेंट में आते हैं। यहां पर ओकजू उस लड़की से पूछती है कि तुम इनके चंगुल में कैसे आई, तो वह लड़की थोड़ी देर तक तो बात नहीं करती है और थोड़ी देर बाद बात करने लग जाती है। वह लड़की कहती है चॉय प्रो और उनके साथी हमारे जैसे भोली लड़कियों को पहले तो प्यार में फंसाते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो बना लेते हैं और फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं, और अगर हम मना करते हैं तो वह हमको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने मेरी जैसी और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया है और वह लोग हम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। ओकजू यहां पर कहती है कि उससे पहले मैं ही उसको मार दूंगी, मेरे दोस्त का बदला लेना है। ओकजू कहती है कि मेरे दोस्त ने भी चॉय प्रो की वजह से सुसाइड कर लिया है। अगले दिन हमें बताया जाता है कि चॉय प्रो का ऑपरेशन हो चुका है और चॉय प्रो को मिलने के लिए इसका बॉस आता है। चॉय प्रो का बॉस उसको वार्निंग देता है और बोलता है अगर तुम 3 दिन के अंदर उस लड़की को मेरे सामने नहीं लाए तो वह लड़की तुम्हें मारेगी। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। इसके बाद बताया जाता है कि चॉय प्रो एक दिन बाद अपने दोस्त से मिलने जाता है और वह दोस्त एक क्लिनिक चलाता था और उस क्लिनिक में वह इलीगली ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसके दोस्त को विश्वास नहीं होता है कि एक लड़की ने चॉय प्रो को मारा है और इसका काफी मजाक उड़ाता है और चॉय प्रो बोलता है कि मैं सीरियस हूं और बोलता है कि उस लड़की को तुम ही मारोगे। उसका दोस्त बोलता है कि मैं नहीं मार सकता, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन चॉय प्रो बोलता है कि मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, तब तो उस लड़की को मारोगे। फिर इसका दोस्त हां कर लेता है और यह दोनों मिलकर उसको मारने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। ओकजू सुबह अपने दोस्त के पास जाती है जहां पर इसने ट्रेनिंग ली थी और पहले भी ये वहां पर ही काम करती थी। ओकजू अपने दोस्त को सारी बात बता देती है और उसकी दोस्त ओकजू से कहती हैं कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये सब पुलिस देख लेगी। लेकिन यहां पर ओकजू बोलती है कि उस आदमी की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है और उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। और ओकजू अपनी दोस्त को बोलती है कि तू मुझे गन का अरेंजमेंट कर दो। इसके बाद बताया जाता है ओकजू उस जगह पर जाती है
जहां पर गन सप्लायर ने लोकेशन दी होती है, और थोड़ी देर बाद गन सप्लायर भी आ जाता है। वह आदमी ओकजू को गन बताने लगता है, लेकिन ओकजू को एक भी गन पसंद नहीं आती है, और जो गन पसंद आ रही होती है वह गन खराब हो रही होती है। वह आदमी बोलता है कि यह गन अच्छी है और तुम्हें छुपाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी उस आदमी के साथ एक औरत भी रहती है। वह कहती है कि तुम गन का क्या करोगी? तभी ओकजू बोलती है कि मैं उस गन से शिकार करूंगी। तभी वह औरत ओकजू को एक फायर गन दिखाती है जो उसको पसंद आ जाती है, और ओकजू यहां पर 2-3 गन ले लेती है। ओकजू और वह लड़की घर पर आ जाते हैं, और यहां पर वह गन की साफ सफाई करने लग जाती है, और वह लड़की बोलती है कि अब हमें उनको मारने में देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर हम करेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा, और वह हमें ढूंढ भी सकते हैं। ओकजू यहां पर उस लड़की को सोने का बोल देती है। ओकजू अपने घर से बाहर आती है और कुछ सामान लेने के लिए एक मॉल में जाती है। जब वह सामान ले रही होती है, ओकजू को याद आता है जब वह मिन्ही से पहली बार बेकरी में मिली थी, और उस दिन ओकजू का बर्थडे होता है। मिन्ही की याद आती है जब वह ओकजू का बर्थडे मना रहे होते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ओकजू अपने घर पर चली जाती है। तब उस लड़की को आवाज लगाती है, लेकिन वह नहीं सुनती है, और जब एक कमरे में जाती है तो वहीं चॉय प्रो और उसका दोस्त ओकजू पर हमला कर देते हैं। कमरे में अंधेरा रहता है तो वह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन वह लड़की यहां पर ही रह जाती है, और चॉय प्रो और उसका दोस्त दोनों यहां पर उस लड़की को पकड़कर उसके बॉस के पास ले जाते हैं। चॉय प्रो उसके बॉस के पास जाता है, और चॉय प्रो का बॉस यहां पर बोलता है कि तुम इस लड़की को पकड़कर क्यों लाए हो? मैंने तो उस लड़की का बोला था ना कि इस लड़की का, और तुम और इसके साथ क्या करोगे? तभी चॉय प्रो बोलता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, लेकिन चॉय प्रो का बॉस बोलता है कि तुम्हें उसको मारते हुए इस लड़की ने देख लिया। वह कहता है कि यह तो गवाह हो जाएगी, और चॉय प्रो का बॉस यहां से चला जाता है, और चॉय प्रो और उसका दोस्त इस लड़की को टॉर्चर करने लग जाते हैं। ओकजू को बताया जाता है, जो कि उस होटल में जाती है जहां पर चॉय प्रो ओकजू को ले गया था। इस होटल में वो दोनों आदमी ही होते हैं, और एक आदमी का पैर कट गया था, वो आदमी भी होता है। बाहर से कोई घंटी बजा रहा होता है तो वह आदमी जाता है, लेकिन फिर बहुत देर हो जाती। वह लौट कर नहीं आता है तो उसका दोस्त कैमरे में चेक करता है तो ये पता चलता है कि कोई उसे मार रहा है। फिर उसको वह देखने के लिए जाता है तो यहां पर ओकजू उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है, और उस आदमी से पूछती है कि चॉय प्रो कहां पर है और कहां पर मिल सकता है। लेकिन यह आदमी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, और ओकजू उस आदमी को गोली से मार देती है। ओकजू उस जगह पर जाती है जहां चॉय प्रो का बॉस होता है, और यहां पर किसी तरह की फसल उगाई जा रही होती है, और उन लोगों को गन पॉइंट पर लेकर पूछती है कि चॉय प्रो कहां पर मिलेगा। और इतनी देर में चॉय प्रो का बॉस भी यहां पर आ जाता है, और लेकिन वह चॉय प्रो का बॉस ओकजू से डरता नहीं है, और ओकजू को बोलता है कि जो भी बात है हम बैठकर सुलझा सकते हैं, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन इतनी देर में ओकजू उसको मार देती है, और यहां पर बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन इसके पास में गन होती है तो वह लोग कुछ नहीं करते हैं। और जब ओकजू उन सभी लोगों से एक बार और पूछती है कि चॉय प्रो कहां पर है, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। ओकजू की गन आखिरी वक्त पर गन नहीं चलती है, और वह सभी लोग ओकजू को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी गन चल जाती है और यह सभी को मारने लग जाती है और सभी को मार डालती है। वह जब यहां से बाहर निकल रही होती है तो चॉय प्रो का दोस्त आ रहा होता है तो उसको भी गन पॉइंट पर ले लेती है, और जब उस गाड़ी में देखती है तो वही लड़की होती है जो उसे होटल में इसकी जान बचाई थी, लेकिन वह यहां पर बेहोश होती है। जब इस आदमी से भी चॉय प्रो के बारे में पूछती है तो इतनी ही देर में चॉय प्रो ओकजू को एक शॉटगन से ओकजू के हाथ पर गोली चला देता है, और यह नीचे गिर जाती है। उसकी गन भी दूर जाकर गिर जाती है, और चॉय प्रो गाड़ी के पास आता है, और उसका दोस्त उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं आते तो मैं आज मर ही जाता, और वह ओकजू के पास जाता है, लेकिन चॉय प्रो उसी के दोस्त को ही मार देता है। चॉय प्रो ने इसके दोस्त से यह बात कही होती है कि अगर तुम ओकजू को मार दोगे मैं तुमको 10 मिलियन दूंगा। इसीलिए चॉय प्रो इसी के दोस्त को भी मार देता है जैसे ही वह गाड़ी के पास आता है और ओकजू को ढूंढता है। इतनी ही देर में वह लड़की चॉय प्रो पर गोली चला देती है, लेकिन चॉय प्रो के गोली पास से होकर गुजरती है, और इतनी देर में ओकजू के पास एक और गन रहती है तो वह चॉय प्रो पर गोली चला देती है, लेकिन वह गोली उसके पैरों में मारती है। ओकजू और वह लड़की इसको एक समुद्र के पास लिया आते हैं, और वहां पर जो गन सप्लायर ने मधुमक्खी को जलाने के लिए दी होती तो ओकजू उसको गन निकालती है, और ओकजू जब गन चलाती है तो चॉय प्रो ओकजू से माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तब
हाँ, बताती है कि मैं मिन्ही की दोस्त हूं जिसने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया था। और ओकिजू उस गन से चॉय प्रो को पूरी तरीके से जला देती है। और बताया जाता है हमें कि इसकी गाड़ी को भी जला देती है जो लैम्बोर्गिनी होती है। वह ओकिजू को बताया जाता है कि चॉय प्रो के घर में जाती है और वहां पर जितनी भी पेन ड्राइव होती है वह सभी उठा लेती है, उनको जला देती है और यह मूवी यहां पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, कहानी का सारांश ये होता है कि एक दोस्त ऐसा होता है कि उसने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया होता है और एक दोस्त ऐसा होता है जो पैसे के लिए अपने दोस्त को मार देता है। गाइस, ये कहानी थी। मूवी बैलरीना की यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी।